हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। तो चलो स्टार्ट करते, बट उससे पहले आप सभी लोगों को बस रिमाइंडर देना चाहूँगा कि यस, ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर बाजार के कुछ नए नियम से यहाँ पे लागू हो चुके हैं। सो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मेलिटी के साथ, मतलब अमेरिकन मार्केट क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हो फिलहाल तो 200 पॉइंट डाउन नजर आ रहा है। बीच में तो 400 500 600 पॉइंट नीचे गया था, फिर बाद में एकदम से एक यू टर्न देखने को मिल गया। फिर उसके बाद अब आप देख सकते हो वापस थोड़ा सा नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। सिमिलर वे नेस्डैक की भी बात कर ले तो नेस्डैक भी अभी 80 पॉइंट डाउन नजर आ रहा है। बीच में तो काफ़ी नीचे था, आप देख सकते हो अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। एंड मार्केट में तो आपको पता ही है काफ़ी बड़े लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर काफ़ी डीप एलिगेशन भी लगाए जाते हैं कि बहुत बड़े जो प्लेयर्स है, खास करके ट्रम्प के काफ़ी करीबी, इस चीज़ के चलते काफ़ी अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प पहले बहुत अच्छा खासा माहौल बनाते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, फिर एकदम अचानक से यू टर्न लेते हैं। जैसे कि आज सुबह के इसमें एक्सपेक्टेशन तो यही था कि वॉर से रिलेटेड अच्छी खबर लेकर आएंगे, बट इतना अनएक्सपेक्टेड बात उन्होंने बोल दिया, वापस मार्केट पिट गया। तो इसमें डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों, बड़े लेवल का पैसा यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इसके पहले हम लोग बहुत सारे प्रूफ भी देख चुके हैं कि इस प्रकार की बड़े बड़े यू टर्न्स के पहले बहुत सारी मतलब पोजीशंस मार्केट में बनाई यहाँ पे जा चुकी थी। एनीवेज, हमारे एडीआर की क्या स्थिति है, तो एडीआर तो इन्फोसिस का एडीआर 3.25% ऊपर। विप्रो का एडीआर की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास चल रहा है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात कर ले तो लाल रंग में है। डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर लाल रंग में। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले तो इनका भी एडीआर लाल रंग में हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एचएएल की अगर बात कर ले, सो एचएएल से रिलेटेड दो अपडेट्स है। पहला तो हम कह सकते हैं एचएएल का जो एलसीए है, मतलब तेजस एलसीए की अगर मैं बात कर लूँ तो शायद से दोस्तों अब ये वापस हम लोग को उड़ते हुए देखने को आप मिलेगा अगले हफ्ते से। रेगुलेटरी चेक से रिलेटेड ये चीज़ें रोकी हुई थी, बट अभी इनको हरी झंडी यहाँ पे मिल सकती है। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट खबर है आपको बताइए दोस्तों, एचएएल तो विमान बनाता है, बट विमान का अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट वाला हिस्सा कौन सा होता है? ऑब्वियसली उसका इंजन। सो जीई की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ले तो इनके साथ इनका टाई अप है और इनके जो इंजन है वो लगातार डिले यहाँ पे होते रहते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो दोस्तों, जीई डिलीवर द 6th F404 इंजन फॉर द तेजस MK1A टू एचएएल, बट डिले अभी भी कंटिन्यू। मतलब ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, काफ़ी इंजन्स का ऑर्डर इनको दिया गया था। अभी बताया जा रहा है कि जीई प्रॉमिस कर रहा है कि 20 F404 के इंजन जो है वो बाय द ईयर एंड वो एचएएल को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे दे देंगे। अब कितना सच कितना झूठ ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल तो बताया जा रहा है दोस्तों कि इस डिले के चलते जीई को अब पेनाल्टी फेस करने यहाँ पे पड़ सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिले यहाँ पे हो चुका है, काफ़ी नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सी एग्जैक्टली भविष्य में क्या होता है। देन दोस्तों सीमेंट की अगर बात कर ले, सीमेंट के दाम आसमान छूने वाले हैं। रिपोर्ट के जरिए अगर बात कर ले 20 से 50 रुपया पर बैग के हिसाब से सीमेंट के प्राइजेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड ये तो अभी जस्ट शुरुआत है, आपको बताइए क्रूड जितना बढ़ेगा भाई, सीमेंट में भी क्रूड कंपोनेंट ज़रूर आ जाता है। सो सीमेंट महंगा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा, कंस्ट्रक्शन महंगा, रियल इस्टेट महंगा, सब कुछ चीज़ें हम लोग को महंगी होते हुए देखने को मिलने वाली है। देन दोस्तों बात करेंगे टाटा कैपिटल। यस दोस्तों, गोदरेज की अगर बात करें, गोदरेज एंटरप्राइज ग्रुप एंड टाटा कैपिटल, इन दोनों ने पार्टनरशिप यहाँ पे की है टू एक्सेलरेट इंट्रा लॉजिस्टिक ग्रोथ विद द स्मार्ट लीजिंग। लगभग 100 करोड़ के आसपास के साथ इन्होंने फिलहाल तो ये चीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है। सो टाटा कैपिटल तो बाजार में लिस्टेड है, हाल ही में एंट्री यहाँ पे की थी, पिछले साल की बात है, आपको पता ही है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करें तो अभी जो चल रहा है पिछला, उसी के हिसाब से बात यहाँ पे मैंने कही है। देन गोल्ड सिल्वर क्रूड की बात कर ले तो गोल्ड आप देख सकते हो $4,600 के ही करीब है। सिल्वर की बात करें तो 70-72 के आसपास चल रहा है। जो एक चार्म गोल्ड एंड सिल्वर में क्रिएट हुआ था, एकदम लगातार भाग रहे थे या फिर ज़बरदस्त गिर भी रहे थे, अब ये चीज़ें थोड़ी बहुत रुकते हुए देखने को मिल चुकी है। एमसीएक्स पे भाव की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं गोल्ड 1.5 लाख के भी नीचे फिसलते हुए देखने को मिल चुका है। एंड सिल्वर की बात कर ले 2,32,000 के आसपास सिल्वर चलते हुए देखने को मिल रहा है। क्रूड की स्थिति की बात कर ले, जो शुरुआत में था वही है 108 के आसपास। एंड WTI 111-112 के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले, 93 का लेवल भी अब टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अच्छी बात है भाई, जितना टूटेगा उतना अच्छा है, हमारे ऊपर बर्डन कम आता है। बट फिर भी
ओवरऑल देखा गया तो इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो ₹90 भी आ गया भाई, यहाँ पे क्रूड तो बढ़ते ही जा रहा है 110 120, अल्टीमेटली हमें क्रूड खरीदने के लिए डॉलर ही तो खर्च करने हैं। सो कल अगर डॉलर बहुत ही नीचे आ गया, मतलब रुपये के हिसाब से अगर मैं बात कर लूँ, हम खुश तो हो जाएंगे, बट दूसरे साइड पे क्रूड का दाम बढ़ रहा है, ये रुकना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना गिरता हुआ रुपये का भी फ़ायदा हम ज़्यादा उठा नहीं पाएंगे। बट चलिए, अच्छी बात है 93 के नीचे आया। और दूसरी अच्छी बात यह है कि सरकार ने भी बताया कि लगभग अगले 60 दिन का क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो भारत ने सिक्योर करके रखा हुआ है। तो चलो, ये पॉजिटिव पॉइंट तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन की अगर बात करें दोस्तों तो 2% नीचे। इथेरियम की बात करें तो 4-4.25% नीचे, ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है एज कम्पेयर टू द बिटकॉइन। अगेन इसका 2000 का लेवल खतरे में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी भी क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने बहुत बार आपको बताया है कि क्रिप्टो को भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है भाई। हर चीज़ को ऊपर जाने के लिए पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। एंड फिलहाल जो माहौल चल रहा है वो किस प्रकार का माहौल है? लिक्विडिटी हर चीज़ से सक करने वाला माहौल है, पीछे हटेगा लिक्विडिटी, ठीक है। रेट कट के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें रहती है वो क्रिप्टो मार्केट, इक्विटी मार्केट सबकी हालत ख़राब कर देते हैं। देन दोस्तों, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी कल तो बाजार बंद है, ग्लोबल लेवल पे भी चीज़ें बहुत सारे मैक्सिमम हम लोग को बंद ही रहते हुए देखने को मिलने वाली है। बट फिर भी कल दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डेटा आने वाला है, फिक्स डेटा, मतलब अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है भाई। जितना हो सके स्टार लगा लेना, जितना हो सके, ठीक है। स्क्रीन भर जाए तो भी चल जाएगा। सो लास्ट टाइम जब ये डेटा मार्च में पब्लिश हुआ था, बहुत बड़ा 440 वोल्ट का झटका लगा था। क्यों? अनुमान था कि 58,000 प्लस डेटा आएगा, एंड यहाँ पे एक्चुअल में 92,000 माइनस में डेटा निकल कर आ गया। अनबिलीवेबल, काफ़ी खराब, घटिया, एकदम बकवास। तो लास्ट टाइम जैसा डेटा अगर इस वक्त आया तो ऑलरेडी मार्केट बेरिश मोड में चल रहा है, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। सो ज़रूर दोस्तों, अगर डेटा काफ़ी ख़राब यहाँ पे आ जाता है, फेड का भी फोकस इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है। वैसे भी सिचुएशन तो ऐसी ही है कि रेट कट के क्या ही सपने देखे, बट फिर भी ये डेटा देखना इंटरेस्टिंग है। अगर लास्ट टाइम जैसा अगर ये डेटा निकल कर आया, मतलब जस्ट इमेजिन ना कि अनुमान क्या था कि 58,000 प्लस यहाँ पे डेटा आना चाहिए और आप 92,000 माइनस में डेटा दे रहे हो, इतना बड़ा गैप। सो ज़रूर अगर इस प्रकार का अगर कुछ हुआ तो भाई कल, मतलब ठीक है बाजार तो बंद है, बट कोई बात नहीं, आप बाजार बंद करना सोल्यूशन नहीं होता है, मंडे के दिन हालत ख़राब हो जाएगी। सो ये चीज़ के ऊपर फोकस रखना है भाई, इवन दो बाजार बंद होने के बावजूद। सो ये चीज़ को ज़रूर नोट करना है। ऊपर से आपको पता ही है, ट्रंप ने जो तारीख दी है 6 अप्रैल, वो तो सोमवार आता है, उसके पहले सैटरडे संडे आ जाता है, तो इसको भी भूलना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो मंडे टू फ्राइडे चलती है। सो अगर कोई भी चीज़ अगर रहेगी, जो भी अगर एक्टिव रहती है, कल ऑन रहती है, तो कल के दिन तक ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग को, लोग जो रहेंगे अपने पोजीशन को कट करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी सैटरडे संडे को अपनी पोजीशन को आगे लेके जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है वो सैटरडे संडे हो रही है। और ख़ास करके 6 तारीख की अगर बात कर ले, वहाँ तक तो डेडलाइन देके रखी हुई है। अब उसके बाद ट्रंप और अब क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। हालांकि ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि मैं तो अटैक ही करने वाला हूँ अगले 2-3 हफ्ते तक, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते ही अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मिडल ईस्ट से रिलेटेड एक्चुअली सिचुएशन अब अगली बनती हुई देखने को मिल रही है। मतलब अभी आप लोगों ने सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो देखी होगी, मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्रिज यहाँ पे उड़ा दिया जा चुका है दोस्तों अमेरिका के द्वारा। और अगेन ट्रंप ने यहाँ पे वार्निंग दी है ईरान को कि बॉस सुधर जाओ, मतलब डील करो हमारे साथ, इससे पहले काफ़ी लेट हो जाए। मतलब अगर आप बाद में डील करोगे तब तक हम आपको ऑलमोस्ट बर्बाद यहाँ पे कर चुके होंगे, क्योंकि ट्रंप ने तो आपको पता ही है आज के जो स्पीच थी उसमें क्या बोल दिया, हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। मतलब इतनी उनकी हालत ख़राब कर देंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना उनको इकोनॉमिकली डैमेज कर देंगे कि रिकवरी के लिए उनको कई डिकेड्स लग जाएंगे। सो इस प्रकार की धमकी ट्रंप की ओर से आते हुए देखने को मिली। और सिर्फ धमकी नहीं दोस्तों, एक्चुअल में चीज़ें बड़े बड़े लेवल पे टारगेट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर जैसे कि आपको पता है 6 तारीख तक का टाइम देके रखा हुआ है, उसके बाद अगर उन्होंने एक्चुअल में अगर एनर्जी पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, फिर तो मतलब भूल ही जाए कि किधर जाके चीज़ें रुक जाएगी, फुल स्टॉप तो देखने को ही नहीं मिलेगा। सो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऊपर से अगर देखा गया तो ट्रंप ने जो स्पीच में बात बोली थी फ्रांस को लेकर, तो फ्रांस के जो मैक्रॉन है उन्होंने भी कहा है कि आप एसओएच को ओपन करने की बात कर रहे हो बाय फोर्सफुली, ये अनरियलिस्टिक है, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप फोर्सफुली जाओगे तो ये और बड़ा यहाँ पे हो सकता है। सो अगर एसओएच को ओपन करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है, बातचीत करके ही, डिप्लोमेटिक वे से ही करना पड़ेगा। अन्यथा अगर देखा गया फोर्स अगर इस्तेमाल करने जाओगे, कोई उसका आउटकम यहाँ पे नहीं निकलेगा। सो ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वॉर अभी भी और ज़्यादा एस्केलेट ही यहाँ पे हो रही है। कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि आईआरजीसी ने
जैसे कहा था कि एक एक अब अमेरिकन कंपनी को वो टारगेट करेंगे, टेक कंपनीज को टारगेट करेंगे। शुरुआत यहाँ पे अमेजोन के साथ यहाँ पे हो चुकी है, बेरिन का जो उनका क्लाउड कंप्यूटिंग का डेटा सेंटर है उसको टारगेट बना दिया है। एंड अब ईरान का इतना बड़ा ब्रीच को कोलैप्स कर दिया जा चुका है, तो ईरान अब अगला टारगेट किसके ऊपर हिट करेंगे, कौन सी टेक कंपनीज को उड़ाएंगे? एनवीडिया, एप्पल, बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जो मिडल ईस्ट में है। अब ये देखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बन चुका है। बट बॉटम लाइन तो ये दोस्तों कि अब यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी गंभीर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक या शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।